देव क्लासेस स्पेशल में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। देव क्लासेस स्पेशल ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से सभी बच्चे इस समय देख पा रहे हैं कक्षा 10वीं के अनसोल्डों को, जिसमें से सीरीज चल रही है फिजिक्स की। तो 2020 का 5वां सेट हम दे रहे हैं आपको एन, और इस सेट के माध्यम से आप कई महत्वपूर्ण चीज़ों को सीखेंगे। और यदि इस सेट से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आपका आता है तो गारंटी देते हैं कि वो प्रश्न आपसे ज़रूर बनेगा, क्योंकि एक एक प्रश्नों को पूरे डेफिनेशन के साथ में हम बताएंगे। देखिए, पहला प्रश्न है इसमें बहुविकल्पी, कहता है स्वस्थ आँख का निकट बिंदु कितना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो निकट बिंदु होता है वो आपका 25 सेंटीमीटर होता है। इसी की जगह यदि दूसरा प्रश्न आता है कि स्वस्थ आँख का या नेत्र का दूरबिंदु कितना होता है, तो दूरबिंदु में आप अनंत में निशान लगाएंगे। ये दो प्रश्न आपके यहाँ से बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो कहता है वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा, वक्रता त्रिज्या जो कैपिटल आर होती है वो फोकस दूरी की डबल होती है, मतलब आर इक्वल टू 2F। तो एफ का मान यहाँ पर कितना दिया गया है, 20 दिया गया है, तो 20 के गुणा 2 से करें तो कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। कोई ऑप्शन 40 है, बिल्कुल दिया गया है। देखिए विकल्प नंबर 3, ये आपका 40 सेंटीमीटर है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, प्रतिरोध का मात्रा क्या है। तो आप सभी लोग जानते हैं प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो इसमें विकल्प नंबर 3 सही होगा। चौथे में देखिए, कहता है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में या फिर यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तीसरा है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में और वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो ध्यान दीजिएगा, जो वैद्युत मोटर होता है वो करता है वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित। सभी बच्चे, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने मैक्सिमम दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके साथ में उन लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके जहाँ तक हमारी वीडियो नहीं पहुँच सकती है। और आपको कम से कम फिजिक्स के 70 अनसोल्ड पेपर हम देंगे, और जिस बच्चे ने 70 में 70 अनसोल्ड पेपर हल कर लिए, उन बच्चों को एक एक प्रश्न की गारंटी है कि कोई प्रश्न आपका इनसे बाहर नहीं जाएगा। तो अभी भी आप किसी भी अनसोल्ड पेपर को उठाकर देख लीजिए, मैक्सिमम बच्चे 100% फिजिक्स का पेपर हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें सवालों की संख्या अधिक होती है, थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा कम होता है। तो हम यहाँ पर सभी चीज़ों को देखेंगे, और यदि हम आपको सिखा रहे हैं तो हमें भी आपसे एक उम्मीद है कि आप मैक्सिमम बच्चों को अपने साथ लाने का कष्ट करें। देखिए, इसमें दिया गया है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है। तो इसका कारण है आपका प्रकाश का प्रकीर्णन की घटना, क्योंकि जहाँ पर वायुमंडल नहीं होगा वहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, इसलिए वहाँ पर आकाश कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। देखिए इसमें क्या लिखा है, पृथ्वी पर प्रकीर्णन वायुमंडल के कारण होता है, लेकिन अंतरिक्ष यात्री आकाश में अत्यधिक ऊंचाई पर होते हैं जहाँ वायुमंडल नहीं होता है और ना ही वहाँ पर कोई प्रकीर्णन हो पाता है, इसलिए उन्हें आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, नीला की जगह काला दिखाई देता है। अगला है यह, कहता है वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण क्या है। तो ए से आपका एयर हो गई और एल से आपका लिक्विड हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, एयर के सापेक्ष आपका लिक्विड का क्रांतिक कोण निकालना है, तो क्रांतिक कोण का सूत्र होता है 1/sin c। तो sin c का मतलब sin30, और sin30 का मान रखेंगे आप कितना, sin30 का होता है आपका 1/2, तो आपका द्रव का अपवर्तनांक आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में कहता है कि 4 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की गणना करो। ध्यान दीजिएगा, अवतल लेंस कह दे तो फोकस दूरी को आपको तुरंत ऋणात्मक कर देना है, और यदि मीटर में हो तो ध्यान दीजिएगा 1/p आएगा, यदि सेंटीमीटर में हो तो आपका 100/p आएगा। तो यहाँ पर सेंटीमीटर की बात नहीं कही गई, तो हम इसको मिटा देते हैं, और हमने इसका मान रखा, देखिए p की जगह हम 1/f भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मान रखेंगे हम 1/-4, तो ये आपका आ जाएगा -0.25। यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 0.25 डायोप्टर, मात्रक होता डायोप्टर। अगला प्रश्न है, इसमें कहता है स्वच्छ किरण आरेख द्वारा एक दर्पण के सम्मुख स्थित वस्तु के प्रतिबिंब निर्माण को प्रदर्शित कीजिए। सिर्फ आरेख बनाना है इसमें, और कुछ भी नहीं करना है। तो पहले में कहता है दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो। यदि पहले का आरेख आपका ये बना हुआ है,
इसको हम बनाकर दिखा देते हैं। यहाँ पे मान के चलो कि कोई दर्पण रखा हुआ है और यहाँ पर हमारी वस्तु रखी है, ठीक है, ऊपर की ओर यहाँ पर ये वस्तु है इतने। अभी हम इसको मिटा देते हैं। फिर से देखते हैं, फिर गलत हो गया ये आपका दर्पण है। यहाँ पर हमने ये आपकी लाइन खींची और ये आपका वस्तु रखा हुआ है। इससे जब चलने वाला प्रतिबिंब होगा ऐसे और यहाँ पर आकर ये टकराता है, इसके बाद में यहाँ से चलने वाली किरण होती है वो भी यहीं आकर मिलती है। तो जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, समान बनेगा, समान आकार का बनेगा, तथा कैसा बनता है? उल्टा बनता है। तो इसकी प्रकृति है। तो सिर्फ आपको चित्र दिखाना था, आपको लिखना वगैरह कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार दूसरे में देखिए, दर्पण और ध्रुव के फोकस के माध्य होगा तो कुछ इस प्रकार का चित्र बनेगा आपका। अगला देखिए कि प्रश्न 3 का नंबर है। कहता है लेंस के प्रथम फोकस व द्वितीय फोकस को परिभाषित कीजिए। जब वस्तु एक उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से लेंस के फोकस दूरी की दुगनी पर हो। परिभाषित करना है तो देखते हैं इसकी परिभाषा। ये आपका चित्र दिया गया है। कहता है प्रथम फोकस एवं द्वितीय फोकस की परिभाषा लिखना है। तो कहता है लेंस के मुख्य फोकस की विपरीत दिशा में दूसरी ओर स्थित फोकस को क्या कहते हैं? प्रथम फोकस कहते हैं। और इसी अवस्था में पहली ओर स्थित वस्तु के स्थित फोकस को क्या कहते हैं? द्वितीय फोकस कहते हैं। तो परिभाषा इसी चित्र से समझ में आ जाती है कि जो लेंस के इस तरफ होगा वो क्या होगा? F1 होगा। लेंस के दूसरी तरफ वाला क्या हो जाएगा? ये आपका F2 हो जाएगा। तो परिभाषा छोटी थी और आपको समझ में आ गई होगी। और यदि हम इसी को 2F दूरी पर रख दें, मतलब वस्तु की दूरी हमने डबल कर दी, 2F दूरी पर हो गई, तो फिर प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो ध्यान दीजिएगा, तो भी प्रतिबिंब 2F दूरी पर ही बनेगा। मतलब दूरी बीच की कितनी होगी? दोनों की दूरी समान ही होगी। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? 2F दूरी पर ही बनेगा। लेकिन कैसा बनेगा? उल्टा इस बार बनेगा। वास्तविक बनेगा, बराबर बनेगा, तथा कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा ये प्रतिबिंब। अगला कहता है घरों की वायरिंग के परिपथ में फ्यूज का क्या महत्व है? आवश्यक परिपथ देकर समझाइए। तो फ्यूज का देखिए विशेष महत्व होता है। ये हमारे क्या करता है? घर की सुरक्षा करता है। तो इसमें हम लोग परिभाषा भी देख लेते हैं। फ्यूज एक ऐसी सुरक्षा युक्ति है जो किसी विद्युत परिपथ की शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है आग लगने की, जो शिकायत आपने सुनी होगी, और ओवरलोडिंग, इन परिस्थिति में सुरक्षा करती है। किसी केबल या तार में उसकी वहन क्षमता से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वह तार गर्म हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब किसी यदि तार की क्षमता 220 वोल्ट प्रवाहित होने की है, लेकिन उसमें आप 1000 वोल्ट का यदि करंट डालेंगे या फिर 1000 वोल्ट का डालेंगे तो क्या होगा? वो तार गर्म होने लगता है। और इस एक ऐसी स्थिति आती है जब वो गर्म होकर पिघलने लगेगा, और ऐसी कंडीशन में आपके शॉर्ट सर्किट के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो क्या करता है फ्यूज? ऐसी स्थितियों में जब ओवरलोड धारा बहती है या करंट बहता है तो वो ऑटोमेटिक आपका फ्यूज गर्म होकर पिघल जाता है और वो संपर्क टूट जाता है। इस प्रकार आपकी सुरक्षा हो जाती है। इसमें लिखा हुआ है उसका चालक आवरण पिघल कर जलने लगता है जिससे भवन में आग लग जाती है। ऐसी स्थिति फ्यूज क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है और स्वयं पिघल कर टूट जाता है और परिपथ में विद्युत धारा प्रवाह समाप्त कर देता है। इस प्रकार फ्यूज युक्ति में प्रयोग किया गया तार निम्न गलनांक वाली धातु का होता है। निम्न गलनांक वाली धातु का तार होता है जो निर्धारित मान से अधिक वैद्युत धारा प्रवाहित होने पर स्वयं पिघल कर टूटता है और केबल की अचानक पिघलने और आग लगने से सुरक्षा कर देता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी चीज़ आप ध्यान रखिएगा। फ्यूज एक ऐसी युक्ति है, यह एक ऐसा तार है जो परिपथ में लगने के बाद में हमारे परिपथ की और हमारे घर में लगी हुई विद्युत वायरिंग की सुरक्षा करता है। बस हो गया। जैसे यहाँ पर बताया गया कि ये बैटरी है या फिर यहाँ से करंट आ रहा है और यहाँ से आपका एक लोड दे दिया गया है बल्ब का। बल्ब की जगह पे आप घर में जितने भी उपकरण हैं उनमें से किसी और को भी आप लगा सकते हैं। और यदि फ्यूज लगा हुआ है, यदि आप लगातार लोड बढ़ाते जाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब फ्यूज से
अधिक मात्रा में धारा प्रवाहित होगी और फ्यूज क्या करेगा, ऑटोमेटिक इसका संपर्क टूट जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से बीच से पिघल जाएगा। तो इस प्रकार हमारे परिपथ की सुरक्षा हो जाती है। या फिर बैटरी से धारा अधिक मात्रा में बहेगी या फिर करंट अधिक मात्रा में बहेगा तो भी ये संपर्क टूट जाएगा और हमारे परिपथ की सुरक्षा हो जाती है। और देखिए इसमें कुछ परिपथ और भी दिए गए हैं, ये भी इसका परिपथ है। और देखिए फ्यूज कैसे कैसे होते हैं। अब इस तरह की भी फ्यूज आ रहे हैं मार्केट में, इस तरह के भी फ्यूज आपने देखे होंगे। ये वाले फ्यूज हमारे घरों में लगे होते हैं, ये वाले फ्यूज। और ये वाले जो फ्यूज हैं ये आपके जितने भी इन्वर्टर हैं उनमें भी लगे होते हैं इस तरह के फ्यूज। और जितने भी इलेक्ट्रिक उपकरण आते हैं उनमें भी इसी प्रकार के फ्यूज लगते हैं इस तरह के। और कुछ इसके उदाहरण दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए ये सब वही फ्यूज हैं इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए छात्रों से एक अनुरोध है कि हम लोग आपके लिए एक एक प्रश्न को चुनकर हाथों से लिखकर और आपको चीज़ों को दे रहे हैं। तो हम भी आपसे उम्मीद करते हैं कि आप कम से कम वीडियो का एक सही फीडबैक हमें ज़रूर दें। वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो में क्या चीज़ बहुत अच्छी थी या किन चीज़ों की कमी रह गई या फिर क्या आपको और चाहिए, ये चीज़ें हम आपसे जानना चाहेंगे। तो ये कमेंट बॉक्स आपका इसीलिए बना है ताकि आप सभी लोग फीडबैक दें। हमें खुशी होगी इस बात की, क्योंकि हमने आपके लिए इतनी मेहनत की और हम आपसे सिर्फ एक छोटे से कमेंट को उम्मीद करते हैं। तो जो आपकी राय हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अतिरिक्त जितने भी बच्चे नए हों वो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें, इस वीडियो के लिंक को, और मैक्सिमम दोस्तों तक शेयर करें ताकि आपके साथ में आपके क्लास के सभी क्लासमेट, और हम तो ये चाहेंगे कि आप जिस क्लास में भी हैं आप अपने क्लास के सभी बच्चों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका बेनिफिट ले सकें। आगे देखिए इस प्रश्न में कहता है 1500 वाट सामर्थ्य वाले एक विद्युत परिपथ को 220 वोल्ट के विद्युत मेंस से जोड़ा गया है। तो पहले नंबर में हीटर से प्रवाहित होने वाली धारा और दूसरे नंबर पे हीटर के तार का प्रतिरोध, दोनों चीज़ें हमें आपको निकालनी है। तो पहला नंबर हम लोग देखते हैं पहले। कहता है इसमें पी का मान कितना दिया गया है, 1500 वाट दिया गया तो हमने लिख दिया। वी का मान 220 दिया गया है, 220 है यहाँ पर, हमने 250 लिख दिया है, 220 है यहाँ पर, 220 दिया गया है। तो पहला नंबर पूछता है इसमें, पहला नंबर पूछता है क्या है, हीटर से प्रवाहित होने वाली धारा। तो आपको भी पता है कि P बराबर V इंटू आई होता है। यहाँ पर हम I बराबर P बटे V भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमने P का मान कितना रखा 1500 और V का मान हमने रखा 220। इसको हल करेंगे तो ये हल होने पे आएगा 6.81। अगला प्रश्न इसी में दिया था, इसमें प्रतिरोध पूछ रहा था। तो फिर दोबारा हम लोग वही सूत्र लगाते हैं, V बराबर IR वाला, या फिर R बराबर V बटे आई हो सकता है। V का मान हमारा 220 है, I का मान हमारा 6.8 निकला। इन दोनों का हम लोग भाग देंगे तो आएगा 32.35 ओम। तो ये था प्रश्न आपका। अगला प्रश्न इसमें देखिए, कहते हैं एक प्रत्यावर्ती धारा जनत्र के सिद्धांत, संरचना और क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करो। तो मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, जितने भी बच्चे हैं ये दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं, जो थ्योरेटिकल प्रश्न हैं, इनको आपको विस्तार से स्वयं देखना पड़ेगा। आपको अपनी पुस्तकों में लिखा भी है, मॉडल पेपर में भी है, इसके अतिरिक्त अध्यापक ने भी लिखाया होगा, और इसके अतिरिक्त मैं भी आपको बता रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा डेफिनेट हम लोग नहीं कर पाएंगे। ये देखिए दिया हुआ है, क्या होता है प्रत्यावर्ती धारा डायनामो, ये आपका होता है, इसको हम लोग जनरेटर भी कहते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा डायनामो द्वारा प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न की जाती है। ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इसका सिद्धांत क्या है, जनरेटर की कार्यविधि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है। जब कोई कुंडली चुंबकीय फ्लक्स के क्षेत्र में घूमती है तो कुंडली में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है, जिससे उसमें प्रेरित विद्युत बल पैदा हो जाता है। यही जनरेटर का सिद्धांत है। ध्यान दीजिएगा ये सिद्धांत, और अगर आपने इसके बारे में थोड़ा सा भी लिख दिया तो इसमें एग्जामिनर बिल्कुल नहीं नंबर काटता है, क्योंकि लॉन्ग आंसर में आपको 7 नंबर में से कम 5-6 नंबर तो मिलने ही मिलने हैं यदि आपने सही लिखा है तो।
इसके भाग कितने होते हैं? भाग इसके जितने भी होते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसमें पहला भाग है आपका क्षेत्र चुंबक। ये एक दृष्टिकारी विद्युत चुंबक होता है जिसकी कुंडली में दृष्टिकार प्रभावित करके इसको चुंबक बनाया जाता है। पहला तो ये हो गया। दूसरा देखिए आर्मेचर होता है आपका। आर्मेचर के बाद में सर्पी वलय हो गया, ये आपका चित्र हो गया। तो इसको छोटा कर देता हूँ तो समझने में आसानी होगी। देखिए यहाँ पर आर्मेचर दिया गया है, ये लिखा भी है नीचे। ये आपके नीचे जो दिए गए हैं ये आपके बुश दिए गए हैं। यही ये आपका सर्पी वलय है। ये आपका S1 S2 ये आपके सर्पी वाला है, लिखा हुआ है। S1 S2 कहाँ पर है? ये देखिए यहाँ पर दिए गए हैं, ये आपके सर्पी वाला है। और आपका ABCD इस पूरी कुंडली दी गई है। तो ये आपका, जिन बच्चों को भी ना लिखा हुआ हो तो वो एक बार देखकर इन चीज़ों को लिख लें। वीडियो को पॉज करके इन चीज़ों को लिख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो चीज़ें आपसे ना बने तो आप इसको लिख लीजिएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न में। देखिए ये आपका आर्मेचर का है। यह एक आयताकार कुंडली होती है जिसे कच्चे लोहे के क्रोड पर पृथककृत तांबे के तार को लपेटकर बनाया जाता है। यदि आपको पूरा नहीं लिखना है तो आप इतना ही लिख देंगे तो इतने में भी आपका काम चल जाएगा। अगला है सर्पी वलय। इसमें कहता है कुंडली के तार के दोनों सिरे धातु के दो छल्ले S1 व S2 से जुड़े होते हैं तथा आर्मेचर के साथ साथ घूमते हैं। इनको सर्पी वलय कहते हैं। ये परस्पर तथा धुरादंड से पृथककृत होते हैं। यदि आपने ये नहीं भी लिखा तो भी आपका यहाँ तक का आंसर सही होगा सर्पी वलय में। चित्र जरूर सीख लीजिएगा आप, क्योंकि चित्र पूछा जाता है। बुश सर्पी वलय दो कार्बन की पत्तियों को स्पर्श करते रहते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? बुश कहते हैं। बस इतना पर्याप्त है इसमें लिखने के लिए। लिखने का तो फिर पूरा भी लिख देंगे तो भी कमी है, क्योंकि दीर्घ उत्तरी में मैक्सिमम लिखना होता है और इसमें कार्यविधि आपको जरूर लिखनी पड़ेगी। तो कार्यविधि में क्या लिखा है? माना कुंडली ABCD दक्षिणावर्त दिशा में घूम रही है जिससे भुजा CD नीचे जा रही है तथा AB भुजा ऊपर की ओर जा रही है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आप तो यहाँ से शुरुआत करिए कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम अनुसार इन भुजाओं में धारा की दिशा चित्रानुसार होगी, अतः वाह्य परिपथ में धारा B2 से जाएगी तथा B1 से वापस आएगी। जैसे ही कुंडली अपनी ऊर्ध्वाधर स्थिति से गुजरेगी भुजा AB नीचे की ओर जाने लगेगी। यही चीज़ें आपको एक बार देख लेनी है, मैंने अंडरलाइन कर दी है, इतना देख लीजिएगा। ये आपका विस्तृत उत्तरी है, ये आपको थोड़ा सा याद ही करना पड़ेगा। अगला प्रश्न इसी में दिया गया है एक। पहले प्रश्न दिखा देता हूँ पहले, फिर इसका आंसर दिखाएंगे। प्रश्न आपको देखिए दिया गया है, ये 4 के अथवा में दिया गया है। निम्नलिखित परिपथ में प्रतिरोध 10 वोल्ट की एक, कहता है 10 वोल्ट की एक आदर्श बैटरी से जुड़ा है। जो परिपथ है वो 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। इसमें 3 चीज़ें निकालनी, AB के मध्य प्रतिरोध, परिपथ में धारा और AB के मध्य विभवांतर। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये जो दोनों प्रतिरोध होंगे ये श्रेणी में होंगे और ये जो दोनों होंगे ये श्रेणी में होंगे, ठीक है। और इन दोनों प्रतिरोधों का जो तुल्य होगा ये इसका और इसका, ये जो तुल्य होगा ये श्रेणी में ये आपका समांतर में आ जाएगा। और समांतर में आने के बाद में फिर इस समांतर का जो तुल्य होगा उसको इसके साथ हम पुनः श्रेणी में कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन हम लोग पहले निकालते हैं तो चीज़ें आपकी और क्लियर हो जाएंगी। देखिए इसमें 4 ओम तथा 2 ओम श्रेणी क्रम में थे, हमने वहाँ पर बताया भी था आपको। तो इनको हमने यहाँ पर निकाल लिया। श्रेणी क्रम में आपको पता होता है, सीधे सीधे जोड़ देते हैं आपका आंसर आ जाता है। फिर यहाँ पे कहता है 2 ओम और 1 ओम श्रेणी क्रम में है तो इनको भी हमने सीधे सीधे जोड़ दिया तो ये आपका R2 आ गया। तो ये 2 आंसर तो यहाँ के आ गए। लेकिन अब इसको तुल्य निकालेंगे हम लोग। अब कहता है R1 तथा R2 का परस्पर समांतर क्रम, मैंने जो बताया था इन दोनों का समांतर क्रम होगा। तो जैसे समांतर क्रम निकालेंगे तो आपका 1/6 + 1/3
यहाँ पर हम लोग जब हल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो आर का मान कितना आया, आर का मान आया आपका 2 ओम। अब पूरे परिपथ का, दूसरे में कहता है पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालो। तो तुल्य प्रतिरोध के लिए क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देते हैं, क्योंकि दोनों प्रतिरोध किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, तो हम लोग जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आई का मान निकलेगा आई बराबर V/R। तो V का मान 10 दिया गया है, R का मान आपका 5 आ गया, भाग दे देंगे तो हमारा बचेगा 2 ओम। तीसरे नंबर में हमें निकालना था A और B के बीच में विभव अंतर। तो V बराबर IR होता है, तो I का मान 2 है और V का मान भी, सॉरी R का मान भी 2 है, A और B के मध्य। तो कुल कितना आ गया आपका, 4 वोल्ट का विभव अंतर आ जाएगा। पूछा तो नहीं गया है, लेकिन इसको हम बता देते हैं। कहता 3 ओम के सिरों का विभवांतर कितना होगा। तो V बराबर IR होता है, I का मान आपका 2 दिया गया है, R का मान आपका 3 दिया गया है, तो ये आपका 6 वोल्ट आंसर आ जाएगा। तो यहीं से हमारा आज का वीडियो समाप्त होगा, और उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और वीडियो को एक एक चीज़ों को हमने बेहतर ढंग से बताने की कोशिश की है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो सभी बच्चों ने अभी तक यदि लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर कर दें। यदि आपको पसंद नहीं आया है तो आप अनलाइक भी करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अपना एक फीडबैक ज़रूर दें। हमारा आपसे एक अनुरोध है कि एक कमेंट बॉक्स में आपका एक कमेंट ज़रूर आना चाहिए, जिसमें आपका अपना व्यू क्या है, वीडियो कैसी लगी, या इसमें और क्या चीज़ें होनी चाहिए, या फिर इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी थी जिसे आप दोबारा समझना चाहते हैं, या फिर कुछ नया टॉपिक या नया सब्जेक्ट जिसे आप पढ़ना चाहते हो, या जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इनको ज़रूर आप हमारे साथ डिस्कस करें, हमें खुशी होगी। धन्यवाद। आज की इस वीडियो के लिए मिलते हैं आपको 6वें सेट के साथ में अगले वीडियो में। धन्यवाद।